वेलकम टू ट्यूटोरियल्स इन हैंड.com। आज हम कोडिंग फेज के बारे में जानेंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है, राइट। यदि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SDLC लाइफ साइकिल फेजेस पढ़ा है तो आपने उसमें कोडिंग फेज का जिक्र ज़रूर सुना होगा। तो आज हम उसी फेज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर वो फेज होता क्या है। तो सबसे पहले जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाते हैं या कस्टमर के तरफ से जो रिक्वायरमेंट आता है आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने का, तो आप उस प्रोडक्ट का एक डिज़ाइन बनाते हैं, राइट। और जब वो डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है और उस डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद उसे डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है और उसे रिव्यू करा लिया जाता है फ्रॉम कस्टमर एंड टेक्निकल टीम एज वेल। तो कस्टमर भी रिव्यू करता है जिसे आपको वो प्रोडक्ट देना है, और टेक्निकल टीम जो वो प्रोडक्ट डेवलप करेगा या फिर जो बिजनेस एनालिसिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस डिज़ाइन फेज के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं कि वो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सेट हुआ है कि नहीं। तो यदि वो एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा है तो उसके बाद जब वो रिव्यूड हो जाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट फेज जो है वो होता है कोडिंग फेज, और तब कोडिंग फेज स्टार्ट होता है। तो कोडिंग फेज का एक्चुअली पर्पज क्या है? कोडिंग फेज का पर्पज है टू ट्रांसफॉर्म द डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम इनटू कोड और फिर उसे यूनिट टेस्ट करने का। मतलब हिंदी में यदि जाने तो डिज़ाइन फेज में जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, अब उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाया होगा और उस पर्टिकुलर डिफरेंट मॉड्यूल्स को अब एक एक करके कोड किया जाएगा और कोड करने के बाद जो उन्हें यूनिट टेस्ट किया जाएगा। मतलब हर एक मॉड्यूल को यूनिट टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक छोटा सा एप्लीकेशन ले लीजिए कि आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो उसमें आपका एक मॉड्यूल हो गया एडिशन, एक मॉड्यूल हो गया सब्ट्रैक्शन, एक मॉड्यूल हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो आप इन सब मॉड्यूल्स को एक एक करके यूनिट टेस्ट करेंगे कि वो मॉड्यूल जो है एडिशन सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसे जितने इनपुट लेने हैं वो उन इनपुट को लेकर उसे प्रोसेस करके करेक्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो ये आपका यूनिट टेस्ट हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन को आप यूनिट टेस्ट करेंगे जब दोनों सही काम कर रहे हैं तो दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है और फिर मिलाने के बाद फिर उन्हें टेस्ट किया जाता है कि अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके आपके सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और जब सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो जाते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। तब उस समय आप कंप्लीट इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो इसी तरह से कोडिंग फेज में आप उस डिज़ाइन फेज से जो डॉक्यूमेंट है उससे रीड कर करके उसे जो एक पहले LLD और HLD एक बनता था, लो लेवल डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनता था, उससे रीड करके आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोडिंग करना पड़ता था, राइट। तो आप उसमें कोडिंग करेंगे, एक एक फेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे उस डिज़ाइन को कोड में। कोड आपका होगा हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि मान लीजिए जावा में हुआ या सी में हुआ, C# में हुआ। कभी कभी आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में भी कोडिंग करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो जनरली मैंने तो मतलब जावा में मैक्सिमम काम किया है, तो हाई लेवल डिज़ाइन में आप काम करते हैं। और इसका पर्पज़ क्या होता है? हर मॉड्यूल को स्पेसिफाइड, जो कि हर मॉड्यूल जो कि स्पेसिफाई किया है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में, उसे कोड करना और फिर उसे यूनिट टेस्ट करना कि वो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। और अगर वो परफेक्टली काम कर रहा है तो यू आर वेल एंड गुड टू गो फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड देन फाइनली जब प्रोडक्ट बन गया तो आप उसका सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। तो कोडिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होता है अब वो देख लेते हैं। तो जब आप कोड करेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो उसमें मिलेगा वो मिलता है डेटा स्ट्रक्चर, फिर एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग में, एल्गोरिदम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप अगर सही डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो जनरली आप किसी भी एप्लीकेशन में क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा को सर्च करते हैं, इसी तरह के काम करते हैं, राइट। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर आपका सही होगा तो आप ये सब प्रोसेसेस जो है वो बहुत ही जल्दी परफॉर्म कर पाएंगे और आपका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस और फंक्शनैलिटी वाइज, राइट। तो इससे यूज़र सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होगा। अभी हम डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर खुद में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, साथ ही एल्गोरिदम भी उसी तरह से वास्ट टॉपिक है। बट यहाँ पर जस्ट टच करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है। डेटा स्ट्रक्चर आपने सुन लिया क्यों ज़रूरी है। एल्गोरिदम आपने सुना होगा, जब आप एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर
टाइम एंड स्पीड कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम के। आप जैसे कि किसी भी वेबसाइट पे जाते होंगे तो जनरली अगर वो लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है या फिर उसके पेजेस आप सही से नहीं देख पा रहे हैं, वो सही से नहीं खुल रहा है, तो दैट मीन्स उसका एल्गोरिदम जो है वो सही नहीं है, जिसके वजह से वो पेज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से जब आप कोड करते हैं, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोड करते हैं, उन्हें ध्यान रखना होता है कोडिंग स्टैंडर्ड और कोडिंग गाइडलाइंस। कोडिंग स्टैंडर्ड और कोडिंग गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मिटी लाते हैं सारे कोड में। मतलब कि एक पर्टिकुलर कंपनी यदि कोड डिज़ाइन किया है तो उसके कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइन अगर फॉलो किए गए हैं सारे इंजीनियर्स के द्वारा, तो वो किसी को भी दिया जाए तो वो आराम से उसे कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, उसे रीड कर सकता है और उसे समझ पाएगा। तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स जनरली होते हैं जैसे कि मान लीजिए आप नेमिंग कन्वेंशंस किस तरह से यूज कर रहे हैं, मेथड के नाम कैसे दे रहे हैं, फिर आप क्लास के नाम कैसे दे रहे हैं, इंटरफेसेस के नाम कैसे वो कर रहे हैं, कैमल केस फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई और केस फॉलो कर रहे हैं। तो वो जनरली एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। अगर आपको कंपनी वो स्टैंडर्ड नहीं देता है तो आप वो स्टैंडर्ड खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने टीम के विद इन, सो दैट वो एक यूनिफॉर्मिटी लाए कोड में, राइट। और उसी तरह से कोडिंग गाइडलाइंस होते हैं। कोडिंग गाइडलाइंस जो हैं वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपको क्या प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, और जब आप ये कोड कंप्लीट कर लेते हैं तो उस कोड को लिखते टाइम उसे वेल डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है, ताकि उस कोड को देखकर ये समझ में आए कि आखिर वो मॉड्यूल कर क्या रहा है, उस मॉड्यूल का ऑथर कौन है, वो मॉड्यूल कब कोड किया गया था, किस पर्टिकुलर जायरा नंबर के लिए क्रिएट किया गया था। तो इस तरह के आपके डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए कोड, ताकि उस कोड को देखकर कोई भी समझ सके कि आखिर उसका पर्पज क्या है और वो क्यों यूज किया गया है, क्या पैरामीटर्स ले रहा है और वो क्या रिटर्न करेगा फाइनली। और जब आप कोड कर लेते हैं तब क्या होता है, कोड जो है रिव्यू में चला जाता है। मतलब कि जब आपने कोड कर लिया और सारे कंपाइलेशन एरर्स हट गए हैं तो आपका कोड जाता है कहाँ पर, कोड रिव्यू में, राइट। कोड रिव्यू का पर्पज क्या है, कोड रिव्यू का पर्पज है एलिमिनेट कोडिंग एरर, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कोड और मेंटेनिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स। तो कोड रिव्यू इसलिए किया जाता है ताकि आप कोई भी कोडिंग एरर को एलिमिनेट कर पाएँ, रिमूव कर पाएँ, हाई क्वालिटी कोड प्रोड्यूस कर पाएँ और कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएँ। तो कोडिंग रिव्यू जनरली दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह से परफॉर्म होते हैं। एक होता है कोड वॉक थ्रू और एक होता है कोड इंस्पेक्शन। तो जब कोड आपका कंपाइल कर जाता है और उसमें कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं होता है तो कोड वॉक थ्रू के लिए जाता है। अब कोड वॉक थ्रू में होता क्या है कि जो कोड लिखा गया है उसे सेट ऑफ इंजीनियर्स में उस आपके एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को डिवाइड करके दे दिया जाता है। तो उस में से वो इंजीनियर क्या करेंगे, उनके ऊपर वॉक थ्रू करेंगे एक एक मॉड्यूल के ऊपर। तो जब वो वॉक थ्रू करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं एल्गोरिदमिक और लॉजिकल एरर इन द कोड, और जो भी एल्गोरिदमिक या लॉजिकल एरर उन्हें उस कोड में मिलता है उसे वो नोट डाउन करते जाते हैं, और फिर जब कोड वॉक थ्रू मीटिंग होती है उसमें वो उसे पॉइंट आउट करते हैं जहां पर उस मॉड्यूल का कोडर प्रेजेंट होता है, और उसके साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो है आपका ड्रॉबैक्स है इस कोड में, तो इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और उस पर्टिकुलर मीटिंग में जनरली जो मैनेजर होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये कोड वॉक थ्रू जो है ये इनफॉर्मल एनालिसिस है, और ऐसा नहीं इंजीनियर्स को फील होना चाहिए, जब कोडर जो भी वो कोड कर रहा है उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि उनको जज किया जा रहा है, उनके कोडिंग मेथोडोलॉजीज़ को जज किया जा रहा है कि वो अच्छा कोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग ना आए, इसलिए वहाँ पर मैनेजर प्रेजेंट नहीं होते हैं जनरली कोड वॉक थ्रू में। फिर कोड वॉक थ्रू जब कंप्लीट हो जाता है तो कोड इंस्पेक्शन किया जाता है। कोड इंस्पेक्शन का जनरल जो काम है वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है कि कॉमन प्रोग्रामिंग एरर प्रेजेंट है कि नहीं, और साथ साथ वो ये भी चेक करता है कि कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइन को सही से फॉलो किया गया है या नहीं कोड करते टाइम। तो कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस में जैसे मैंने बताया कि नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो मतलब सही से फॉलो होना चाहिए। साथ साथ प्रोग्रामिंग एरर्स भी चेक होते हैं। प्रोग्रामिंग एरर्स मतलब आप जैसे कि होता है कि कई टाइप के एक्सेप्शन जो होते हैं वो नॉर्मली नेग्लिजेंस के वजह से
पॉपअप कर जाते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, जैसे कि आपने डिवाइड कर दिया किसी भी नंबर को 0 से, तो वो क्या होगा, वो आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे देगा। तो ये सब नोन एरर हैं, ये सब अवॉइड किए जा सकते हैं। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये सब नोन एरर्स हैं, ये सब अवॉइड हो सकते हैं, राइट। रॉन्ग असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स जो है वो भी कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स हैं। अब जैसे कि आप कोड से रिटर्न कर रहे हैं कुछ टाइप इंटीजर, बट वो यूआई जो टीम है उन्हें चाहिए वो स्ट्रिंग में, तो अब आपने तो रिटर्न कर दिया इंटीजर में, बट जब वो यूआई टीम रिसीव करेगी और उसे जब शो करना चाहेगा स्क्रीन पे, तो वहाँ पर क्या होगा, उनको एरर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड किए जा सकते हैं इन कोड इंस्पेक्शंस में चेक करके। तो कोड रिव्यू जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, मतलब कोड रिव्यू जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ सेविंग टाइम एंड मनी एज वेल कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि कोड रिव्यू में जो एरर्स होते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है वो उसी टाइम फाइंड आउट कर लिए जाते हैं। अब अगर ये चीज़ टेस्टिंग में जाएगा तो टेस्टिंग टीम क्या करेगी, वो फाइंड आउट करेगी कि ये एरर है। अब वो एक टिकट रेज करेगी, वो डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा। अब डेवलपमेंट टीम उसे फिर से टेस्ट करके चेक करेगा कि हाँ ये एरर है कि नहीं। अब उसके बाद उसे वो डिबग करेगा, डिबग करके एरर को लोकेट करेगा कि कहाँ पर एरर है, और फिर लोकेट करने के बाद तब उसे फिक्स करेगा, राइट। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है और डबल एफर्ट हो जाता है। तो अगर कोड वॉक थ्रू और इंस्पेक्शंस में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है वो फाइंड आउट कर लिए जाते हैं, तो डिबग करने की ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम उसी समय वो प्लेसेस पे करेक्शन हो सकता है और फिर वो टेस्टिंग के टाइम पर ये जो एफर्ट है उसे बचाया जा सकता है। तो ये हो गया कोड रिव्यू, कोड वॉक थ्रू और कोड इंस्पेक्शन टेक्निक के बारे में। आगे हम कोडिंग स्टैंडर्ड और कोडिंग गाइडलाइंस में क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या चीज़ फॉलो किए जाने चाहिए उनके बारे में हम जानेंगे, और साथ साथ आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप हमें बताएं कि डिज़ाइन फेज के पहले कौन से फेजेस आते हैं और कोडिंग फेज के बाद कौन सा फेज आता है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। टिल देन हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे विथ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन सम अदर टॉपिक, राइट। थैंक यू।